जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के वीकली करंट अफेयर सेशन। यूपीएससी 2026-2027 को टारगेट करते हुए कल्पाक्ष आईएएस एक पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज जो है वो चला रहा है, जिसमें हम यूपीएससी ओरिएंटेशन के आधार पर वीकली उन इवेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग सेशन पर पहली बार आए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड फाइंड आउट कीजिएगा कि किस तरह से हम लिमिटेड और क्वालिटी कंटेंट के साथ में इस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर वाले सेगमेंट को पूरा कर लेते हैं। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज के महत्वपूर्ण इवेंट की। पहली ऐसी न्यूज जो हमें लगी जहां से सवाल पूछा जा सकता था, जो वर्तमान में ट्रेंड कर रही थी, जहां अलग अलग न्यूज़पेपर में इसको लेकर आर्टिकल्स जो है वो देखने को मिले, और वो था पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को लेकर। शायद ही आपने न्यूज में इस चीज को कवर किया हो कि देयर इज समथिंग व्हिच इज रिगार्डिंग टू सेंसस, जो जनगणना आने वाले समय में भारत में होने वाली है उससे संबंधित, जहां पर कोई ग्रुप है जो अपने लिए एक अलग से डेटा कलेक्शन की मांग कर रहा है, जिसमें कहा गया द ट्राइबल मिनिस्ट्री अर्ज सेपरेट सेंसस फॉर एमनिपरेशन फॉर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ऐसे लोग जो वनरेबल हैं, ऐसे ट्राइबल ग्रुप जो अपने एक्सटिंक्ट पार्ट पर आ गए हैं, उनके लिए एक स्पेशल जो डेटा है उसको प्रिपेयर किया जाए, सेपरेट सेंसस जो है वो किया जाए। अब जब इस न्यूज को देखा जाए तो यहां से एक सवाल बनने की संभावनाएं हमें लगती हैं, और क्वेश्चन इस पर्टिकुलर न्यूज से आपके सामने है। With reference to the particularly vulnerable tribal groups (PVTGs), consider the following statement. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। The first statement: These are subcategory of scheduled tribes created based on recommendation of Debar Commission 1916-61. PVTGs are enumerated separately in the census. PVTGs are found only in Odisha. How many of above statement given are correct? Only one, only two, all three, or none. If we translate the particular question in English, अच्छा हिंदी, जब हम हिंदी में ट्रांसलेशन करें उससे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने की आप कोशिश कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ये अनुसूचित जनजाति एसटी की एक उपश्रेणी है जो डेबर आयोग 1960-61 की सिफारिशों के आधार पर बनाई गई। जनगणना में पीवीटीजीज की अलग से गणना की जाती है और पीवीटीजीज केवल उड़ीसा में पाए जाते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों, या कोई नहीं। जनरली आपने पॉलिटी में भी एससी और एसटी को लेकर जो है वो चीजें कवर की है, और वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आप करंट अफेयर को भी पढ़ रहे हैं। अब इन दोनों आधार पर आपसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर की उम्मीद करना शायद हमसे अतिशयोक्ति नहीं होगी। सो ट्राई टू आंसर द पर्टिकुलर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। जिन लोगों ने इसे कवर नहीं किया उनको मैं इस न्यूज को लेकर चीजें जो एक्सप्लेन कर देता हूं। वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल असेंबली अफेयर्स जो है उसने रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया आरजीआई को एक लेटर लिखा, रिक्वेस्ट किया उनसे कि वो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है उन्हें सेपरेटली अपने सेंसस में डाले। ठीक है, अब पीवीजीटी के बारे में बात करें तो ये क्या है बच्चा? इट इज अ सब कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, जो एसटी की एक सब कैटेगरी है, विच शोज आइदर अ डिक्लाइनिंग और स्ट्रेंजेंट पॉपुलेशन, geographical isolation, use of pre-agrarian practice such as hunting and gathering, economic backwardness and relatively low literacy। आपको एक डेफिनेशन अगर पीवीजीटी की चाहिए तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आपके सामने दे रखी है बच्चा। क्या कहता है पीवीजीटी? आर अ सब कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब which shows either a declining or stagnant population, geographical isolation, use of pre-agrarian practice such as hunting and gathering, economic backwardness and relatively low literacy. So the category was created on the recommendation of the Debar Commission 1960-61, led by former member of parliament UN Debar, which had investigated the various issues faced by STs and in consultation with the government. अब इस आधार पर अगर देखा जाए बच्चा तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट बन जाता है। जो स्टेटमेंट क्या कहता है? दे आर द सब कैटेगरी ऑफ एसटीज इन क्रिएटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डेबर कमीशन। आगे अगर बढ़ा जाए बच्चा तो यहां से स्टेटमेंट कहता है कि इनिशियली 52 ग्रुप्स वर आइडेंटिफाइड एज पीवीटीजीज। In 2006 the center added 23 more tribal groups to PVTGs, taking the total 75. They are currently spread across 18 states
and the Union Territories of Andaman and Nicobar Island. So hence statement 3 which says they are just limited to Odisha, कि वो सिर्फ ओडिशा तक लिमिटेड है, ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है बच्चा। आगे अगर बात करें तो अगला पॉइंट आता है PBTGs have never been enumerated separately in any census। क्या कह रहा है ये? They have never been enumerated separately in any census। ये अभी तक हुए किसी भी जनगणना में अलग से इनको मेंशन नहीं दिया गया है। तो however the since PBTG subcategory of ST some among 75 group are counted under broad ST category। This is because many PBTGs are not listed separately and grouped under a nomenclature। अब इस आधार पर देखा जाए बच्चा तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर अगर निकलेगा तो वो क्या आएगा? पहला दैट ओनली वन इज करेक्ट, क्योंकि तीन और दूसरा और तीसरा दोनों तो इनकरेक्ट है, पहला अकेला करेक्ट। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसके डायमेंशंस आपको समझ में आएंगे और क्वेश्चन देख के शायद आपको लगा हो कि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन कंसीडर कर सकती है। बाकी आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा, हम तब तक के लिए आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, फर्दर ड्रॉप इन इन्फेंट मोर्टेलिटी बिग गेन फॉर हिमाचल एंड दिल्ली। वर्तमान में एक डेटा जो है वो 2023 से सिंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे द्वारा निकाला गया, जिसमें IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट आपका शिशु मृत्यु दर जो है उस शिशु मृत्यु दर को इसमें कंसीडर किया गया और ये देखा कि ड्रॉप मोर देन 37% इन लास्ट डिकेड फ्रॉम 40 डेथ पर 1000 बर्थ इन 2013 टू 25 इन 2023। शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर IMR और IFR जो आपका MMR है, ये किसी भी देश की हेल्थ फैसिलिटी को जज करने का बड़ा ही अच्छा साधन माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है वो समझिएगा, क्योंकि किसी बच्चे का जन्म से उसकी मृत्यु हो जाना ये दर्शाता है कि वहां पर उसे जो वनरेबल केयर चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, वहां हॉस्पिटल अच्छे नहीं थे। जैसे वर्तमान में आपने देखा कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल के रूप में जाना जाता है इंदौर का सरकारी, वहां पर कुछ बच्चों को चूहे ने कतर दी। ये अपने आप में मानवता को संसार करने वाली घटना मानी जा सकती है और सरकार के उस सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पर सवाल उठाती है, क्योंकि एक और कहानी है, सरकार डायरेक्टली नहीं कर रही, क्योंकि हम जनरली हर बार सरकार को क्रिटिसाइज कर देते हैं, पर वास्तविकता में इसके लिए जिम्मेदार वो ऑफिशियल्स होते हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है। उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी शामिल है, तो उसमें आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर वो भी शामिल। सवाल उनसे ज्यादा अच्छी तरह से पूछने चाहिए कि आप किस लेवल पर चीजें उपलब्ध करा रहे। तो IMR MMR बड़ा इंपॉर्टेंट, और वर्तमान IMR में जो डिक्रीज हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी में देखा है IMR में, वो ये शो करता है शिशु मृत्यु दर में कि भारत इज समवेयर हिडिंग टुवर्ड्स अ वेरी फाइन मैन, या एक अच्छी चीजों को लेकर, जिसको लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई गई। हमारे यहाँ जननी एक्सप्रेस उसको लेकर चलती है मध्य प्रदेश में, और भी स्टेट अलग अलग संस्थाएं जो है वो चला रही है। मध्य प्रदेश या शायद अलग राज्यों में भी अगर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, तो एक लमसम अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट आपको पे करती है। तो ये बहुत सारी चीजें IMR और MMR को लेकर भारत सरकार द्वारा, स्टेट सरकार द्वारा चलाई गई, और उसी का एक कारण है कि हम यहाँ तक पहुंचे। अब इससे संबंधित एक सवाल हम आपके लिए लेकर आए बच्चा, इसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। With reference to the infant mortality rate from the latest data of 2023 simple registration survey, consider the following statement। 2023 के नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों के प्राप्त शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। The first statement says India's IMR has increased in the last decade. Kerala remained the only state with a single digit IMR. Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh have the worst rate in the country, last with the IMR of 37 each. How many of our statement given are correct? Only one, only two, all three or none? जो लोग इसे इंग्लिश में समझ चुके हैं वो आंसर कीजिएगा, तब तक मैं हिंदी वाले को समझा देता हूं। पिछले दशक में भारत की शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। केरल एकल अंकीय शिशु मृत्यु दर वाला एकमात्र राज्य बना है, मतलब जहां टिल 9 आपका आता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर देश में सबसे खराब है, जहां प्रत्येक शिशु मृत्यु दर 37 है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, आंसर कीजिए। केवल एक, केवल दो, के तीनों, या कोई भी नहीं। अब क्योंकि आप ये कंसीडर करते हैं आपके एग्जामिनेशन के आधार पर, तो आप उत्तर दीजिए। आपके आंसर्स जो है वो ये बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस दिशा में जा रही है।
चलिए, जो लोग आंसर नहीं कर पाया, जो इस न्यूज को कवर नहीं कर पाए, तो उन्हें हम एक्सप्लेन करते भाई। That Delhi, Himachal Pradesh and Karnataka have reduced the infant mortality rate by more than half over the last decade, registering the biggest gain and vital indicator of child health, which consistent progress has been made across the country. अब समझिएगा, द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम 2023 का सैंपल रजिस्ट्रेशन का जो डेटा है वो शेयर करता है कि इंडिया में आईएमआर जो 37 हुआ करती थी लास्ट डिकेड में, अब वो घटकर जो 40 पर 1000 था, अब वो घटकर 25 पर 2023 में आ पहुंची है। मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है कि हमने बढ़ोतरी नहीं, हमने घटोतरी वो देखी। पॉइंट कहता है केरला रिमेन द ओनली स्टेट विद सिंगल डिजिट आईएमआर रेट शो द डेथ ऑफ, अच्छा ये कहता है कि केरला अकेला है जहां पर क्या है रेट कम है, जहां पर इन्फेंट जो है वो 5 फी है, मींस 1000 के आधार पर 1000 में सिर्फ 5 बच्चे ही वहां पर मारे जाते, तो वहां हेल्थ फैसिलिटी सबसे अच्छी मानी गई। और वहीं अगर बात कर ली जाए कि एमपी और बाकी चीजों के आधार पर, तो यहां पर आपका स्टेटमेंट कहता है कि भैया नहीं, इसके अलावा और स्टेट जैसे मणिपुर, सिक्किम, गोवा भी सिंगल डिजिट आईएमआर पर है। मतलब खाली राज्यों के आधार पर एक अकेला कौन, केरल नहीं, बाकी राज्यों में भी सिंगल डिजिट आईएमआर आपको देखने को मिलती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो ये कहता है कि केरला अकेले के पास है, वो गलत हो जाता है। आगे अगर बढ़े बेटा, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश विद आईएमआर 37 ईच have the worst rate in the country, followed by Odisha and Assam जहां 30 है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है आपका करेक्ट है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट बनता है, सिर्फ एक स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो द थर्ड वन इज करेक्ट, सो ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। गाइस, ये वो क्वेश्चंस जहां हमने देखा कि किस तरह से ये न्यूज में आते हैं साइलेंटली। ये रिपोर्ट देश की वास्तविक स्थिति को हम तक ले जाते हैं, और कई बार हम इस समाचार के पत्रों की जो चकाचौंध है इसमें इन चीजों को कवर करना भूल जाते हैं, और वहीं से करंट अफेयर में सवाल हमारे एग्जामिनेशन हमें दे देती, और उसी का समाधान हम आप लोगों तक लेकर आए। अब अगर आप सेशन देखने के बाद भी ये कंजूसी कर दे कि हमें नहीं बताया कि हम क्या कर रहे हैं, तो शायद हमारा मोटिवेशन उतना हाई अगली बार आपको न मिल पाए। इसलिए कमेंट कीजिएगा कि यू हैव गॉन थ्रू इट, आपको किस तरह से इसमें क्वेश्चन समझ में आया और क्या इसका क्वेश्चन आप समझते हो कि हमें क्या इंप्रूवमेंट इसमें करना चाहिए। आगे बढ़ते बेटा, लद्दाख के एलजी जो है जिनका उन्होंने वर्तमान में स्टेटमेंट कहा दैट आवर प्रायोरिटी टू ब्रिज अर्बन रूरल डेवलपमेंट गैप। लद्दाख लगातार टूरिस्ट की एक बड़ी डेस्टिनेशन रही है, पर वहां भी इकोनॉमिक कंसर्न्स बहुत सारे, उसको लेकर वहां के एलजी ने कई सारे इनिशिएटिव्स जो है वो लेना शुरू किए हैं उनको लेकर। लद्दाख न्यूज में, इसलिए लद्दाख से एक बेसिक सा क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ चांगथांग, मूद एयरस्ट्रिप एंड मूद एयरस्ट्रिप एंड सुरु वैली वर इन द न्यूज। दे आर लोकेटेड इन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। चांगथांग, मुद हवाई पट्टी और सुर घाटी, ये 3 अलग अलग जगह है जो वर्तमान में चर्चा में रही है, किस क्षेत्र में स्थित है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। अब तो आपका जमीर जागिए भाई, अब तो कमेंट कर ही सकते हैं कि आंसर क्या होता है। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है, ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका, वो लद्दाख है, क्योंकि यही की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज भी वही की थी, तो करेक्ट ऑप्शन तो लद्दाख है। पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं इससे संबंधित। लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता हैज सेड दैट एडमिनिस्ट्रेशन प्रायोरिटी इज टू bridge a development gap between urban centers and the distinct hamlet in the region. No village, however remote or difficult to access, will be left behind in the journey of progress and administration priority, जो एक कहना वहां के गवर्नर का। सो इस तरह से उन्होंने कहा गया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सी चीजें जिसमें चंगतांग हो गया जो विजिटर्स के लिए बड़ी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस है, आपका मुद वैली हो गया या फिर आपका उलिंगला पास हो गया, इन सब पर वो बड़ा अच्छा काम करने वाले और सिविल सोसाइटीज को भी आगे लेकर आने वाले कि यहाँ टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाए। तो जिस तरह से ये चीजें न्यूज में है तो आपका सवाल पूछे जाने की संभावनाएं हमें बनती है, हमें लगती है। आगे बढ़े, अगली जो खबर है वो मणिपुर से आई है। मणिपुर जहां पर हमने देखा है कि पिछले 2 सालों से वहां पर बड़े इश्यूज हम लोगों को देखने को मिले वहां के ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट के कारण। अब हम एक शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा सेंटर मणिपुर गवर्नमेंट और साथ ही में वहां का जो कुकी जो ग्रुप के मिलिटेंट ग्रुप से उनके साथ एक पीस एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया।
अब इसी को एक कमेटी ऑन कोऑपरेशन जो बनाई थी वो क्लेम करती है कि ये डिकेप्टिव पैक्ट है जो सेंटर और कुकी चीन ग्रुप्स के बीच में हुआ है, क्योंकि ये विलफुली कई सारी चीजों को क्या है कवर नहीं करता। तो ये न्यूज में चल रहा है क्योंकि दो ग्रुप साथ में आए, तो सवाल बनने की संभावनाएं भी यहां से प्रबल बनती है। तो एक बार चलिए आप क्वेश्चन आपके सामने रखिएगा बच्चा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग organizations have signed tripartite suspension of operation agreement with government of India and Manipur। कौन कौन से तीन ऑर्गेनाइजेशन है? पहला कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, नेशनल लिबरेशन ऑफ फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? अब ये न्यूज आप लोगों ने खबरों में पढ़ी है तो शायद आपने कवर किया, तो आप आंसर कीजिएगा इसको दोस्तों। हिंदी में आपको समझा देता हूं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ त्रिपक्षीय संचालन स्थगन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कुकी राष्ट्रीय संगठन, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? आप आंसर में डालिए। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन और चार, या केवल एक और चार। बेसिकली इनमें से दो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है अपने आंसर के रूप में। जो लोग आंसर कर चुके हैं उनके लिए ठीक है, और जो नहीं उनके लिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो आपके लिए ले आते हैं। सो द कोऑर्डिनेट कमिटी ऑफ मणिपुर इंटीग्रिटी ठीक है हैज कंडेम्ड द अपोज एंड अपोज द सेंटर्स डिसीजन टू एक्सटेंड सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। ये इनका लखाट। सो अभी क्या है, कौन कौन से ग्रुप इसमें शामिल हुए? सो वो हुए द कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन केएनओ एंड द यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट यूएफओ। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया है, ये एग्रीमेंट जो है साइन किया है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका? डी, द जो आपका एक्सप्लेन करता है फर्स्ट एंड फोर्थ, जैसे केएनओ, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट। सो केवल एक और चार इज करेक्ट ऑप्शन। सो डी यहां से आपका आंसर निकल कर आ गया। ये वो न्यूज थी जहां से सवाल बनने की संभावना हमें लगती है दोस्तों। सेशन आई थिंक बोरिंग तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए हम इकट्ठे हुए भी नहीं शायद। ठीक है, हम लोग आपका सिलेबस में उस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करना चाहते हैं, और अगर आपको सिर्फ बिना किसी इधर उधर की बातें और जोक्स वाला सेशन पसंद ना आए या बोरिंग लगे, तो शायद दिक्कतें हमारे साथ है कि हम एजुकेशन को एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट कर चुके हैं। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, और वो न्यूज हमें दिखी सिंगापुर और इंडिया की जो डेवलपमेंट पार्ट या फिर फ्रेंडशिप उसको लेकर। मैंने कहते ना कि दूसरों से दुश्मनी दो लोगों को करीब ले आती है, या आपकी कई बार लोगों की बेरुखी जो है वो दूसरों को करीब ले आती है, और यही हम वर्तमान में देख रहे हैं। जिस तरह से यूएस ने बेरुखी दिखाई है, कई सारे देश एक दूसरे के साथ जो है वो लगातार आ रहे हैं, और उसमें ही एक नाम आपको देखने को मिलता है किसका? सिंगापुर और इंडिया का। सो फ्रॉम सिंगापुर शिपिंग टू सेमीकंडक्टर, इंडिया सिंगापुर रैंप अप दी टाइम्स। इसको लेकर मैंने डेली करंट अफेयर में भी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया था, तो वहीं से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले आते हैं बच्चा, सुनिए। With reference to the UPI Pay Now linkage, consider the following statement. It enables users of the two fast payment system in either country to make convenient, safe and cross-border funds transfer. It is between India and Maldives. Fund can be transferred from India using any virtual payment address, and not by the mobile number. How many of our statement are correct? Only one, only two, all three and none. समझिएगा, यूपीआई पे नाउ लिंकेज संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों देशों में दोनों तेज भुगतान प्रणालियों के उपयोगकर्ताओं और सुविधाजनक, सुरक्षित और सीमा पार धन हस्तांतरण करने में सक्षम बनाता है। यह भारत और मालदीव्स के बीच में, या भारत में धन केवल वर्चुअल भुगतान पते का उपयोग करके स्थानांतरित किया जा सकता है, मोबाइल नंबर के माध्यम से नहीं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप कुछ आंसर जो है वो लिखिए। तो क्योंकि आपने न्यूज कवर की है तो आप आंसर देने की भूमिका में तो जरूर है, तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। So the Prime Minister of India and Singapore agreed to adopt a forward-looking and sustainable roadmap aimed at setting the vision and direction for next phase of the bilateral relation. India and Singapore have launched a cross-border linkage using the perspective of fast payment like Unified Payment Interface (UPI) and Pay Now. Pay Now उनका है। UPI and Pay Now are successful example of digital connectivity, and also gratifying that 13 new Indian banks have joined the initiative. Hence, statement 2 is not correct. The UPI Pay Now integration allow user to either country a fast payment system to make convenient, same, immediate and cost-effective cross-border financial transfer
तो इसके आधार पर पहला क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, और दूसरा तो इनकरेक्ट है ही से कि मालदीव के साथ नहीं। और तीसरा, फंड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया यूजिंग यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर और वर्चुअल पिन, किसी से भी होगा, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इस आधार पर अगर आप देखें तो आपका कौन सा स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाने के कारण, पहला तो एक ये इंडिया सिंगापुर वाला, और दूसरा सेकंड एंड थर्ड इनकरेक्ट है, तो ओनली वन इज करेक्ट, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो करंट अफेयर में लगातार न्यूज में है और जहां से सवाल बनने की संभावनाएं जो है वो प्रबल है। ये बार बार हम आपकी फ्रेम से जो गायब हो जाते हैं, हमें कई बार जो कैमरा है उसको देखना पड़ता है कि वो अपना मॉल फंक्शन में तो नहीं आ गया, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ है कि हम आपको पढ़ाने में रहे व्यस्त, वो कैमरा हो गया बंद, हमें दूसरी बार फिर पढ़ाना पड़ा, मेहनत थोड़ी डबल हो गई। उससे इतनी चिंता नहीं है, परंतु जब मौका मिला है तो देख लेते हैं बीच बीच में। चलिए अगली न्यूज को कवर करते हैं दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फ्रेम स्टिकर रूल्स अंडर द इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 टू एक्ट टाइटन एंट्री एंड स्टे नॉर्म्स। भारत में जो अप्रवासी या जो इलीगल इमिग्रेट्स की जो समस्या है, घुसपैठियों की जो समस्या, उसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 है उसको लेकर कई सारी चीजें जो है बनाई। सवाल आपके सामने है दोस्तों, which of the following act have been replaced by the immigration and foreign bill 2025? So इसमें क्या एक्ट जो इसको हटा दिया जाएगा, तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम को अप्रव्रजन विदेशी विधेयक 2025 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, द फॉरेनर्स एक्ट 1946, द इमिग्रेशन कैरियर लायबिलिटी एक्ट 2000। पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और अप्रव्रजन वाहक दायित्व अधिनियम 2000। नीचे दिए कुछ का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, केवल 1 और 2, 2 3 4, केवल 3 और 4, 1 2 3 4 सभी। आप में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिन लोगों ने ये चीज कवर नहीं की है उन लोगों के लिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है इससे संबंधित आप तक पहुंचा देते हैं। Over the past few days, the government has notified various rule and order under the Immigrant and Foreign Act 2025, which came into effect on September 1st. The Immigration and Foreign Bill 2025 was passed by Lok Sabha on March 27 and by Rajya Sabha on April 2 and received assent of President on April 4. The act replaced the Passport Entry into India Act 1920, the Registration of Foreigners Act 1939, the Foreigners Act 1946 and the Immigration Career Liability Act 2000, consolidating India's regime for the entry, stay, movement and exit foreigner under a single structure. तो ये सारे कानून जो अलग अलग है उससे हटा दिए गए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ऑल, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि चारों ऑप्शन इसमें से क्या है करेक्ट है। फिर वही सवाल दोस्तों, आप लगातार न्यूज़पेपर देख रहे हैं, आप लगातार चीजों को कवर कर रहे हैं, अगर आप इन्हें कवर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुछ सुधार की आवश्यकता अपनी प्रैक्टिस में देखने को बनती है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को कवर करते हैं, और अगली न्यूज है आपकी, कैन माइनॉरिटी रन स्कूल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम राइट टू एजुकेशन लॉ एस सी रिफर्स क्वेश्चन टू लार्जर बेंच। अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन 2014 held that RTE law violated the minority character of this institution and looked the institution entirely out of the ambit of the law. On Monday, Justice Dutt observed that the 2014 judgment has unknowingly jeopardized the very foundation universal elementary education. So 2014 में एक जजमेंट आया और जजमेंट ये कहता है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है इन पर अगर आप राइट टू एजुकेशन लॉ जो है वो लिवाइक करते हैं तो ये इनके कैरेक्टर के खिलाफ है, तो इसलिए इन संस्थानों को इससे अलग रखा जाए। अब जस्टिस दत्ता का मानना है कि नहीं, ये अलग कहीं ना कहीं ये दोहरा रवैया हो सकता है, इसलिए एक लार्जर बेंच को ये कॉन्सेप्ट जो है वो रेफर किया जाता है, और जब लार्जर बेंच इस पर जजमेंट जो है वो देखे तब तक के लिए क्वेश्चन आपसे यहां से बनता है। वो क्वेश्चन कहता है, with reference to the Right to Education Act, consider the following statement. The Act guarantees free and elementary education for children aged 6 to 14. The Act does not have provision for minimum standard of pupil-teacher ratio. Private and unaided schools are required to reserve 25 entry-level seats for children of disadvantaged group and reimbursed by the state. Which of the following statement are correct? Only 1, only 2 and 3, 1 and 3 only, and 1 2 3 all. ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? हिंदी में देखिए भैया,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की गारंटी देता है। इस अधिनियम में छात्र शिक्षक अनुपात के न्यूनतम मानकों का प्रावधान नहीं है। निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को राज्य द्वारा प्रतिपूर्व की जाने वाली प्रवेश स्तर की 25% सीट जो है वो वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और केवल 1, 2 और 3। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। राइट टू एजुकेशन एक पुराना कानून है और आप लंबे समय से शायद इसे गो थ्रू हो भी चुके होंगे, तो ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और नहीं तो हम आपको समझा देते हैं भैया। सो द एक्ट गारंटी फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर 6 to 14, इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है भैया। गवर्नमेंट स्कूल आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल एनरोल्ड चिल्ड्रन। एडेड स्कूल मस्ट प्रोवाइड फ्री सीट्स प्रोपोर्शनेट टू द एड दे रिसीव, जितनी एड है उसमें। Private unaided schools are required to reserve 25% entry level seats for children of disadvantaged group। जो स्टेट आपको देगा तो 12 सेक्शन 1 क्लॉज सी इसमें आता है, तो स्टेटमेंट तीसरा भी करेक्ट है। द एक्ट सीट्स मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर पपल टीचर रेशो, ट्रेनी टीचर्स, अच्छा इसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर रखा है, और इसी आधार पर स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, जहां ये कहता है कि 1 and 3 इज करेक्ट। ठीक है, जहां आपका 1 और 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना गया है, बाकी दूसरा जहां ये कहा गया कि पपल टीचर रेशियो जो सेट नहीं किया वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगली न्यूज को कवर करते हैं दोस्तों, और अगली न्यूज आपकी कहती है हायर रेट ऑफ कैंसर अमंग वुमेन्स, ओरल कैंसर मोस्ट कॉमन अमंग द मैन, हाउ इंडियाज 4th ईयर कैंसर रजिस्ट्री में इंसिडेंस। वर्तमान में कैंसर को लेकर एक डेटा जो है रिपोर्ट वो शो की गई, जो रिपोर्ट कुछ क्वेश्चंस जो है वो बनाती है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विथ रेफरेंस टू द कैंसर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैन अकाउंटेड फॉर अ हायर प्रपोर्शन ऑफ टोटल कैंसर केसेस, देयर हैज बीन इंक्रीज इन द इंसिडेंट ऑफ ओरल कैंसर्स इन द कंट्री, लंग कैंसर आर इजियर टू डिटेक्शन देन ब्रेस्ट कैंसर, हाउ मेनी ऑफ अवर स्टेटमेंट आर गिवन आर करेक्ट। समझिएगा, भारत में कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल कैंसर के मामलों में पुरुषों का अनुपात अधिक है। देश में मुख कैंसर के मामले में वृद्धि हुई है। स्तन कैंसर की तुलना में फेफड़ों के कैंसर का पता लगाना आसान है। ऊपर दिए कथनों में से कितने सही है? आंसर कीजिए। सो स्टेटमेंट या क्वेश्चन आपके सामने रखा है दोस्तों। एनालाइज ऑफ डाटा फ्रॉम 43 कैंसर रजिस्ट्रीज रिवील्ड दैट द लाइफ टाइम रिस्क ऑफ द डेवलपिंग कैंसर इन इंडिया स्टूड एट 11%, with an estimate 15.6 lakh cancer cases and 8.74 lakh cancer deaths occurring in 2024. Based on this registers data 2014-19 कुछ डेटा जो निकल कर आया है, और वो कहता है women accounted for a higher proportion of total cancer cases recorded in the registries but lower proportion death, hence statement 1 is not correct. Breast and cervical cancer with together account 40% of cases in women and are easier to detect early and have better outcomes. Breast cancer is easier to detect early. A woman may feel the lumps themselves. Lung cancer is comparison does not have such easily identified symptoms which would lead to someone to seek care. Hence statement 3 is not correct. इस आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ कैलकुलेशन आपको देखने को मिलता है, तो इनमें से 2 ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट मिलते हैं। अगर बात की जाती है, कहता है कि देयर आर been increase in incident of oral cancer in the country. In fact, the data shows the oral cancer is overtaking the lung cancer in common cancer. तो statement 2 is correct। इस आधार पर अगर आप देखोगे तो पहला स्टेटमेंट जो है बच्चा वो क्या बनता है? आपका करेक्ट बनता है, द ओनली वन इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है मेल अकाउंटेड मोर, नहीं फीमेल में ज्यादा कैंसर है, और कैंसर में लंग कैंसर को डिटेक्ट करना ब्रेस्ट कैंसर से ज्यादा इजी, मतलब ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा इजी है लंग कैंसर के कंपैरिजन में, तो एक अकेला सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो ये वो इवेंट है गाइस जो हम लोगों को न्यूज में मिलते हैं और जहां से हमें क्वेश्चन बनने की संभावनाएं जो है वो लगातार दिखती है। तो यहां तक आपको किस तरह से चीजें समझ में आई है आप कमेंट बॉक्स में डालिए। हम आगे बढ़ते हैं अगली आपका पार्ट की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका अफगानिस्तान से निकल कर आया, जहां आपने रिसेंटली एक अर्थक्वेक जो वो देखा। सो पावरफुल अर्थक्वेक हमने देखा जिसमें लगभग 2200 लोग से ज्यादा जो है वो मारे गए। अब यहां से क्वेश्चन जो है वो बनने की संभावना अब तक है, तो पूछ सुनिएगा। विद रेफरेंस टू द अर्थक्वेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Shallow earthquake generally have a depth between 0 to 70 kilometer.
Deeper quakes are generally more dangerous than the shallow quakes. Shallow earthquakes spread further, seismic waves move rapidly upwards to the surface. How many of above statement are correct? ये इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट वाले सेशन में भी कवर किया था, जहां हमने आपको चीजें समझाई थी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, तीनों या कोई भी नहीं। समझिएगा दोस्तों, उथले भूकंपों की गहराई आमतौर पर 0 से 70 किलोमीटर के बीच होती है। गहरे भूकंप आमतौर पर उथले भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं। उथले भूकंप के अधिकतम दूर तक फैलते हैं क्योंकि भूकंपीय तरंगें सतह की ओर रेडियल रूप में ऊपर की ओर बढ़ती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन जो है वो सही है? आप लोगों ने ज्योग्राफी कवर किया है, तो यहां से आंसर शायद हमसे आपसे उम्मीद की जा सकती है, फिर भी आंसर हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। एन अर्थक्वेक is intense and shaking the ground accuse the moment under the earth's surface happens when the two blocks of earth suddenly slip। तो ये earthquake की definition है। Shallow quakes are generally more dangerous as they carry more energy when they emerge on surface when compared to the quakes that occur in the deeper region। Shallow earthquake basically 0 से 70 किलोमीटर के बीच में आते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पर दूसरा वाला इनकरेक्ट है। Deeper quakes too do indeed spread further as seismic waves move rapidly upward, इसलिए आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट कैटेगरी में आता है। तो इनमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट आता है, वो 0 से 70 किलोमीटर वाला जो पार्ट है वो वाला। तो ये आपने कवर किया है इस वाले पार्ट से। तो ये वो न्यूज है जहां से हमने क्वेश्चंस जो है वो देखा है। एंड द लास्ट सेक्शन या लास्ट न्यूज ऑफ द टॉपिक, अ न्यू इबोला आउटब्रेक इन कोंगो सस्पेक्टेड द कॉजिंग 15 डेथ। इबोला जो वायरस जो लगातार सालों से न्यूज में रहा, वो फिर न्यूज में आया, और उस इबोला वायरस से क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया, और ये क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। विथ रेफरेंस टू द इबोला डिसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वायरसेस नोन एज द ऑर्थो इबोला वायरस। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड फाउंड प्राइमरली इन सब सहारन अफ्रीका। इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू बॉडी ऑली फ्लूइड। How many of our statement are given correct? पढ़िएगा कि यह ऑर्थोबोला वायरस नामक विषाणु में से एक समूह के कारण होता है। इसकी खोज सबसे पहले कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हुई, बाद में यह उपसारा अफ्रीका में पाया जाता है। यह शारीरिक द्रव्यों के माध्यम से फैलता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं। अगर आपने इबोला वायरस कवर किया है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और नहीं तो हम आपको समझा देते कि इबोला डिसीज इज कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वायरस नोन एज ऑर्थो इबोला वायरसेस। तो पहला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ऑर्थो इबोला वायरस इज डिस्कवर्ड इन 1976 इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है कि ये सब सहारन अफ्रीका में पाया जाता है। एंड द इबोला वायरस इज हाईली कंटेजियस एंड कैन कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू द बॉडीली फ्लूइड। इस आधार पर तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें आपको क्या दिखते हैं? करेक्ट दिखते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ये वो क्वेश्चन थे दोस्त जो करंट अफेयर या पिछले सप्ताह से न्यूज में थे, और हमें ऐसा लगता है कि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो यहां पर हमारा वीकली करंट अफेयर सेशन खत्म होता है, इस उम्मीद के साथ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अब हमारी उम्मीद को शब्द में आप लोग बयां कर सकते हैं अपने कमेंट में। और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।